गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उदासीनता वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसा आईसी कर्व उसे कहा जाता है। तटस्थता वक्र भी इसका नाम होता है। अनधिमान वक्र भी इसको जनरली कहा जाता है। उदासीनता वक्र भी कहा जाता है और समसंतुष्टि वक्र भी इसे कहा जाता है। यह अपन ने पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? अक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा उस अक्स वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। ये मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में समझा दिया था। अब अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS और जो अपन ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता जो पढ़ी थी उसमें आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इस ग्राफ में आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि उसने वाई वस्तु का त्याग किया है। कितना? इतना। इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा वाई। और अक्स वस्तु का क्या किया है? अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया है, उसको कह देते हैं डेल्टा अक्स। अर्थात अक्स वस्तु की उपभोग में वृद्धि जो हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको डेल्टा एक्स से दर्शाया है। वाई वस्तु क्या जो यूज उसको त्यागा है, यूज कम किया है, उसका त्याग किया है, उसको अपन डेल वाई से दर्शा देते हैं। अब कोई भी उपभोक्ता है, अगर वो अक्स वस्तु की इतनी इकाइयों का उपभोग ज़्यादा करेगा तो उसके कुल संतुष्टि में क्या होगी? वृद्धि होगी। और कुल संतुष्टि में कितनी वृद्धि होगी? उसको जो सीमांत उपयोगिता मिल रही थी उस वस्तु से MU अक्स, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा से। क्लियर है? इतना क्या होगा? उसके जो डेल्टा अक्स अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से या अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से कुल उपयोगिता में या कुल तुष्टि गुण में इतनी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है? डेल्टा वाई वस्तु का क्या किया है? त्याग किया है। तो डेल्टा वाई वस्तु का त्याग करने का से उससे क्या होगी? कुल उपयोगिता में कमी होगी। वो कमी कितनी होगी? डेल्टा वाई इंटू MU वाई, ये माइनस में होगी। ये क्या हो गई? वाई वस्तु का त्याग करने के कारण कुल तुष्टि गुण या कुल उपयोगिता में कमी। अब अपने को ये पता है कि जितनी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उतनी की उतनी कुल उपयोगिता में क्या होगी? कमी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें उदासीनता वक्र में अपन क्या पढ़ते हैं कि संतुष्टि का स्तर या उपयोगिता का स्तर क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। समान कब रहेगा? जितनी उपयोगिता में वृद्धि होगी उतनी की उतनी उपयोगिता में क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर। अर्थात डेल्टा एक्स MU एक्स जो होगा वो बराबर होगा किसके? माइनस डेल्टा वाई MU वाई के। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ देखो, डेल्टा वाई त्यागने से तुष्टि गुण में कुल कमी कितनी हुई? डेल्टा वाई इंटू MU वाई। डेल्टा एक्स की अतिरिक्त प्राप्ति से तुष्टि गुण में कुल वृद्धि डेल्टा एक्स इंटू MU एक्स। ठीक है। क्योंकि तटस्थता वक्र पे संतुष्टि हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। समान रहती है तो ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर रहेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें दिखाया है, इस समीकरण को देख सकते हो आप। डेल्टा वाई इंटू MU वाई बराबर होगा डेल्टा एक्स इंटू MU एक्स के। ठीक है। अब इसका पक्ष स्थानांतरण करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा एक्स, और ये MU एक्स वाई जो है ये इधर चला जाएगा डिवाइड में MU वाई। ठीक है। और ये हमें पता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है? MRS होता है। क्लियर है? तो ये MRS इज इक्वल टू, यहाँ देखो MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर हो गया? MU एक्स अपॉन MU वाई के। तो ये संबंध होता है MRS और प्रतिस्थापन की सीमांत दर और सीमांत उपयोगिता में।
लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि अनधिमान वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को वस्तुओं के सीमांत तुष्टि गुणों के अनुपात द्वारा प्राप्त किया जाता है। कि अपन ये नहीं देख सकते कि जो आईसी कर्व होता है उसमें जो एमआरएस अपन निकालते हैं वो सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर होती है। ये अपने को नहीं समझना है, अपने को ये इससे क्लियर नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि अनधिमान वक्र विश्लेषण में सीमांत तुष्टिगुणों का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करते ही नहीं है। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर उपभोक्ता से प्रत्यक्ष रूप से यह प्रश्न पूछकर ज्ञात की जा सकती है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करोगे। तो एमआरएस हम निकालेंगे, उसमें तो अपन ये देखेंगे कि एमआरएस की एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करोगे तो वाई वस्तु की कितनी मात्रा का आप त्याग करोगे। ये प्रत्यक्ष लिए अपन उपभोक्ता से पूछ के निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक जनरल सी बात ये समझाई गई है कि जो एमआरएस होता है वो किसके बराबर होता है, एम यू एक्स बटा एम यू वाई के, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर और सीमांत उपयोगिता में संबंध को बताया गया है। क्लियर है। अब ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो हमेशा ह्रासमान होती है, घटती हुई होती है। ये घटती हुई क्यों होती है, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है, एक विशेष वस्तु के लिए इच्छा पूरी तरह संतुष्ट की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा उपभोक्ता उस वस्तु की क्रमशः, कोई भी वस्तु है उसकी जैसे जैसे अधिक मात्रा का उपभोग करेगा तो उसकी इच्छा और उसकी आवश्यकता की तीव्रता क्या चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अब मान लो कोई वस्तु अक्स है, कोई वस्तु क्या है, अक्स वस्तु है, अक्स वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता की तीव्रता में कमी के कारण ही वह वस्तु अक्स की प्रत्येक निश्चित वृद्धि के लिए वाई की उत्तरोत्तर कम मात्रा त्यागने को तैयार होता है। अर्थात मान लो प्रारंभ में अक्स की 1 इकाई थी और वाई वस्तु की अपने पास 20 इकाई थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मान लो पैंट अपने पास 1 है और शर्ट 20 है, ठीक है। तो शर्ट की 1 इकाई है, सॉरी पैंट की 1 इकाई है और शर्टों की हमारे पास 20 इकाई है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पैंटों की इकाइयाँ बढ़ेगी वैसे वैसे पैंटों के कारण उसका संतुष्टि का जो लेवल है, अर्थात वो दूसरी इकाई पैंट प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा शर्टों को त्यागने के लिए तैयार रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पास यहाँ पैंटों की मात्रा बहुत कम है और शर्ट बहुत ज़्यादा है। शर्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण उस शर्ट का या उस वाई वस्तु का सीमांत महत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। और पैंट की मात्रा कम होने के कारण, उसके पास एक ही पैंट है तो उसका सीमांत महत्व क्या है, ज़्यादा है। अब लेकिन जैसे जैसे वह अक्स वस्तु या उस पैंट की मात्रा में वृद्धि करेगा वैसे वैसे उपभोक्ता, जैसे मान लो 1 पैंट हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो 4 मान लो पैंट उसके पास हो जाएगी तो उसकी इच्छा की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो 5वीं पैंट प्राप्त करने के लिए शर्टों का त्याग बहुत कम मात्रा में करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो शर्ट है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको एक सारणी के द्वारा, ये पैंट और ये शर्ट, ठीक है। यहाँ पैंट 1 थी, ये 20, ये 2 हो गई, ये 15 हो गई, यहाँ 3 हो गई, ये मान लो हो गई 11, ये 4 हो गई और ये हो गई 8, ठीक है। तो ये 4 संयोग अपने पास है, 1 पैंट है, 20 शर्ट है, 2 पैंट, 15 शर्ट, 3 पैंट, 11 शर्ट और 4 पैंट और 8 शर्ट है, ठीक है। अब जैसे ही उसके पास तीसरी इकाई पैंट की आई, तीसरी इकाई पैंट प्राप्त कर ली तो उस टाइम उसके पास शर्ट कितनी थी, 11। अर्थात अब वो जैसे ही तीसरी से चौथी इकाई प्राप्त करेगा, पैंट की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएगा तो शर्टों की केवल 3 इकाइयों का त्याग करने को तैयार रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो शर्ट की मात्रा 20 से घट के 15 हो गई, 15 से घट के 11 हो गई, शर्ट की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात वाई वस्तु की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होने के कारण उसकी सीमांत महत्व है, उसका सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात उपभोक्ता की इच्छा की जो तीव्रता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है।
इसलिए जैसे जैसे अक्स वस्तु की या पैंट की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करेगा, वैसे वैसे वाई वस्तु की घटती हुई मात्रा का वो क्या करता रहेगा, त्याग करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन इसकी दूसरी विशेषता पे चर्चा करते हैं। इसका दूसरा जो कारण है, द्वितीय कारण यह है कि द्वितीय वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है। अर्थात जो भी दोनों वस्तुएं, द्वितीय वस्तु के स्थान पर यहाँ लिख देना दोनों वस्तुएं, जो भी दो वस्तुओं का वो जो उपभोग कर रहा है वो अपूर्ण प्रतिस्थापक, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती है। अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती तो उस दोनों वस्तुओं को हम एक ही वस्तु मान लेते। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी एक बार बताया था, पैंट और शर्ट को अपन एक ही वस्तु मान लेते कि जो पैंट का यूज़ हो रहा है वही क्या होगा, शर्ट का यूज़ होगा। कब? जब वो दोनों वस्तुएं क्या होगी, पूर्ण प्रतिस्थापक होगी। इसलिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होने से दोनों वस्तुओं की सीमांत महत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर दोनों पूर्ण प्रतिस्थापक है पैंट और शर्ट, तो चाहे अपन पैंट की मात्रा बढ़ाएं चाहे शर्ट की मात्रा कम करें, सीमांत महत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का? दूसरा कारण ये है कि जितनी भी वस्तुएं होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है। और तीसरा जो कारण है वो अपना है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि दूसरी वस्तु की संतुष्टि देने की शक्ति नहीं बढ़ाती है। अब मान लो यदि वस्तु अक्स की मात्रा में वृद्धि से, हमने एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि की है पैंट की मात्रा में, तो वाई वस्तु की संतुष्टि देने की शक्ति बढ़ जाती, तो अक्स की प्रत्येक वृद्धि के लिए वाई वस्तु की उत्तरोत्तर अपन अधिक मात्राओं का त्याग करते ताकि संतुष्टि का स्तर क्या रहे, समान रहे। तो अगर ऐसा होता तो एमआरएस क्या होती, बढ़ती हुई होती, घटती हुई नहीं होती। तो ये जो तीन कारण हैं जिसके कारण एमआरएस जो होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, जो होता है वो क्या होता है, हमेशा घटता हुआ होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन चर्चा करते हैं अनधिमान वक्र की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है अनधिमान वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं झुके होते हैं। अर्थात अनधिमान वक्र कैसा होता है, इस प्रकार क्या होता है, ये जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, उदासीनता वक्र। ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए मैं उदासीनता वक्र बनाऊंगा। अगर मान लो उदासीनता वक्र, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है, यहाँ वाई वस्तु को दर्शाया है, यहाँ एक्स वस्तु को। अगर उदासीनता वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता, अगर होता तो क्या होता देखना। तो आप देखना इसमें क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब क्या है, वाई वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है ओ वाई की, ये तो स्थिर है, और एक्स वस्तु की मात्रा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। क्लियर है? वाई वस्तु स्थिर है और एक्स वस्तु की मात्रा को लगातार क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये अपन ने पढ़ा था कि वस्तुओं की अधिक मात्रा हम उपभोक्ता को क्या देती है, ज़्यादा संतुष्टि देती है। तो मान लो यहाँ ओ वाई जो है वो 5 के बराबर है, किसके बराबर है, 5, यहाँ 5 है, ओ वाई कितना है, 5 है। तो वाई वस्तु की मात्रा तो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, 5 के बराबर। एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ 1 है, फिर 2 3 4 और 5, ये ले लेते हैं एक बार, मान एक बार के लिए। ठीक है। तो पहले संयोग में क्या हुआ, पहला संयोग यहाँ है, वाई वस्तु की 5 और एक्स की 1। ठीक। दूसरे संयोग में वाई वस्तु की बढ़ के, सॉरी वाई वस्तु की कितनी रही, 5 ही रही है, और एक्स वस्तु की बढ़ के कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तीसरे संयोग यहाँ, ये ए संयोग मान लो, ये बी मान लो, सी संयोग पे क्या होगा, एक्स वस्तु की फिर से बढ़ गई, डी संयोग पे एक्स वस्तु की इकाई फिर से बढ़ गई। अर्थात इसमें संतुष्टि का स्तर समान न रहकर क्या हो रही है, लगातार संतुष्टि के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कभी भी उदासीनता वक्र अक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता, या क्षितिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती। अब अपन दूसरा देखते हैं, क्या वर्टिकल हो सकता है, तो अपन चेक कर लेते हैं डायग्राम बना के।
ये यहाँ अक्ष वस्तु, ये वाई वस्तु। अगर अपन देखते हैं वाई अक्ष के समांतर आईसी वक्र होता, ऐसा आईसी वक्र होता तो क्या होगा? तो यहाँ ये ओ अक्ष, ये मात्रा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये मान लो ओ अक्ष है 5, ये हमेशा स्थिर रहेगी क्योंकि ये उद्दगर अक्ष के समानांतर है। और वाई वस्तु की मात्रा लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ 5। ठीक, ये संयोग आ गए वस्तुओं के, ए संयोग, ये बी संयोग, ये सी और ये डी। अब पहला संयोग ए है, ए संयोग पे अक्ष वस्तु की मात्रा तो कितनी? 5 है, वाई वस्तु की है 1। बी संयोग पे वाई की बढ़ के कितनी हो गई? 2। सी पे वाई की बढ़ के कितनी हो गई? 3। अक्ष की क्या है? हमेशा स्थिर। तो कुल मात्रा क्या हो रही है दोनों वस्तुओं की? बढ़ रही है लगातार। तो कुल मात्रा बढ़ रही है तो संतुष्टि का स्तर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उदासीनता वक्र में हम क्या पढ़ते हैं? संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ठीक है, तो उदासीनता वक्र उद्दगर अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखना, क्या अनधिमान वक्र इस प्रकार का हो सकता है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ? अब देखना, इसमें ये मूल बिंदु है, यहाँ अक्ष वस्तु ली गई है क्षैतिज अक्ष पर, वर्टिकल अक्ष जो है वर्टिकल अक्ष जो लंबवत अक्ष है उस पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है। ये मान लो ऐसा उदासीनता वक्र होता तो इस पे अपन ने 4 संयोग ले लिए, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए संयोग को अक्ष अक्ष और वाई अक्ष पे मिलाओ, बी को मिलाओ, सी को मिलाओ और डी को मिलाओ। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 लगातार बढ़ रही है। यहाँ भी एक फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अर्थात जैसे जैसे ए संयोग से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे जाते हैं, वैसे वस्तुओं का की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। ए संयोग पे एक अक्ष वस्तु थी, एक वाई वस्तु है। बी संयोग पे क्या है? 2 अक्ष 2 वाई वस्तु। सी पे 3 अक्ष वस्तु 3 वाई वस्तु। इसी प्रकार डी पे 4 अक्ष वस्तु 4 वाई वस्तु। तो ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा वस्तुओं की ज़्यादा मात्राएं उपभोक्ता को क्या देती है? ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर क्या चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो उदासीनता वक्र ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उदासीनता वक्र को अपन क्या कहते हैं? सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। वहाँ संतुष्टि का स्तर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। क्लियर है? तो उदासीनता वक्र हमेशा क्या रहेगा? बाएं से दाएं नीचे की ओर। देखना, अब बाएं से दाएं नीचे की ओर बना के देखते हैं अपन। ये आईसी वक्र है। ठीक है, यहाँ ये अक्ष वस्तु, ये वाई वस्तु दर्शाई गई है। ये पहला संयोग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर है? ये ए संयोग दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी। जैसे जैसे इस तरफ चल रहे हैं, मूल बिंदु से अक्ष अक्ष की तरफ चल रहे हैं, तो अक्ष वस्तु की मात्रा में तो उत्तरोत्तर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। लेकिन वाई वस्तु की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अक्ष वस्तु की उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण अक्ष वस्तु के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है? संतुष्टि का स्तर में वृद्धि हो रही है। लेकिन वाई वस्तु का अपन क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे कमी कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं उसका, तो उसके कारण संतुष्टि स्तर में क्या होगी? कमी होगी। अर्थात अक्ष वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के कारण जितनी उपयोगिता या संतुष्टि में वृद्धि हो रही है, उतनी वाई वस्तु का त्याग करने के कारण उपयोगिता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इन सभी संयोगों पे उपयोगिता क्या रहेगी? हमेशा संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा? समान रहेगा। इसलिए उदासीनता वक्र क्या होता है? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं झुका होता है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं दूसरी विशेषता की। अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब वह कैसा होता है? उत्तल होता है। ये दो लेंस अपन ने पढ़े थे 12th क्लास या 10th क्लास में, एक तो उत्तल लेंस और एक
अवतल लेंस। तो अपन जो उत्तल लेंस पढ़ते थे उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती थी, और अवतल लेंस जो पढ़ा करते थे उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती थी। क्लियर है? ये था कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। ठीक, ये अपने को पता है। अब क्या है कि ये क्या कह रहा है कि उदासीनता वक्र हमेशा कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, अर्थात ये मूल बिंदु है, इसके प्रति उन्नतोदर है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। क्लियर है? अब ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या उत्तल जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि अक्ष वस्तु की मात्रा तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और वाई वस्तु की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अर्थात अक्ष की वस्तु वाई के लिए प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है MRS, वो क्या होती है, घटती हुई होती है। और ये घटती हुई होने के कारण ही ये जो वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उन्नतोदर या उत्तल होता है। अगर ये एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि अगर ये वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता, अर्थात कॉनकेव होता, तो इसमें क्या होता, अगर ये वक्र कॉनकेव होता है इसका मतलब देखो कि जो अगर वक्र ऐसा होता तो क्या होता, कॉनकेव होता। कॉनकेव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु अक्ष की वस्तु y के लिए जो MRS है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वो घट नहीं रही बल्कि क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात जैसे जैसे हम अक्ष वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे, y वस्तु के स्थान पे जैसे अक्ष वस्तु का उपयोग करेंगे तो y वस्तु की अधिक मात्रा त्यागने का प्रोसेस होगा। यहाँ तो अपन क्या त्याग रहे थे, जैसे जैसे एक्स वस्तु की एक एक इकाई में वृद्धि करी, वाई वस्तु की घटती हुई मात्रा त्याग कर रहे थे। लेकिन अगर वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर है तो हम बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करेंगे, और हमें MRS कैसी प्राप्त होगी, बढ़ती हुई प्राप्त होगी। और जब MRS बढ़ती हुई प्राप्त होती है तो उपभोक्ता एकोन्माद, अर्थात एक वस्तु के उपभोग पे बल देता है, दोनों वस्तुओं का उपभोग कभी नहीं करता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमेशा जो उदासीनता वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, उन्नतोदर होता है। और इसकी अगर वस्तुएं पूर्णतः परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, संपूर्ण स्थानापन्न है, तो वो उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति एक सीधी स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और अगर एक ही वस्तु का उपभोग उपभोक्ता कर रहा है तो वो नतोदर होगा। इसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तीसरा है अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये क्यों नहीं काट सकते, मान लो दो अनधिमान वक्र बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है। यहाँ वाई वस्तु को दर्शाया गया है, यहाँ अक्ष वस्तु को दर्शाया गया है। एक उदासीनता वक्र ये मैंने बनाया है और दूसरा उदासीनता वक्र मैं यहाँ ये बना लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम इसमें सही नहीं बना है, एक बार दोबारा बनाते हैं इसको। पहला उदासीनता वक्र ये बना है और दूसरा उदासीनता वक्र अपन ने बनाया है जो ये बना है। एक बार के लिए अपन इसको दो है, ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। किस बिंदु पे काट रहे हैं, मान लो ई बिंदु पे काट रहे हैं। क्लियर, ये ऊपर वाला जो वक्र है वो IC1 है और नीचे वाला जो वक्र है वो IC2 है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना, यहाँ मान लो मैं एक बिंदु लेता हूँ ए, यहाँ एक बिंदु लेता हूँ इस नीचे IC2 पे B। ओके, ये जो E है ये दोनों पे आ रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ IC1 वक्र है, ये ऊपर वाला वक्र, ये वाला वक्र IC1 वक्र, तो उदासीनता वक्र की क्या विशेषता होती है कि उसके प्रत्येक बिंदु पे संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। अर्थात ए बिंदु पे और ई बिंदु पे संतुष्टि क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि दोनों एक ही उदासीनता वक्र पे है। IC1 को आप देख सकते हो।
इसी प्रकार IC2 पे ध्यान दो, बी बिंदु और ई बिंदु पे संतुष्टि हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। पढ़ते हैं अपन, क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब अगर ए ई के बराबर है और बी भी ई के बराबर है तो ए और बी पे भी संतुष्टि क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? अब देखो आप दोनों वक्र को, IC1 वक्र ऊपर है, ई बिंदु के नीचे देखना, यहाँ से देखो ये जो बिंदु है ई, इसके नीचे IC1 वक्र तो ऊपर वाला है, IC2 वक्र नीचे वाला है, ठीक है। तो ऊंचा तो अपन ने पढ़ा है ऊंचा उदासीन वक्र है, ऊंचा उदासीनता जो वक्र है वो अधिक संतुष्टि देगा किसकी तुलना में, नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में। तो यहाँ क्या है, ए बिंदु पे ज़्यादा संतुष्टि है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, ठीक है। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि ए और बी पे समान संतुष्टि मिलेगी, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई ना। तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई भी उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही कभी एक दूसरे को काट सकते हैं, ठीक है। अगला है एक उच्च उदासीनता वक्र या एक उच्च अनधिमान वक्र एक नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है। ये जनरली आपको पता है, एक उदासीनता वक्र ये है, एक ये है, ये IC2, ये IC1, हमेशा IC2 पे अधिक संतुष्टि मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि IC2 है वो उच्च उदासीनता वक्र है, अर्थात उस पे जो वस्तुओं का उपभोग करने वाले जो संयोग है, उनकी संयोगों में या वस्तुओं की जो मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। और हमेशा उपभोक्ता क्या करता है, ज़्यादा वस्तु की मात्रा को अधिक संतुष्टि देता है, ठीक। एक इसकी मान्यता है कि यह आवश्यक नहीं कि दो अनधिमान वक्र एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो। ये जरूरी नहीं होता है कि दो उदासीनता वक्र हमेशा क्या हो, समानांतर हो, ऐसा कदापि जरूरी नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा क्या होती है, बजट रेखा क्या होती है? अब तक अपन ने जो बात की है वो की है उदासीनता वक्र की, और उदासीनता वक्र में क्या करते हैं, उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। अब अपने को उपभोक्ता का अगर संतुलन सिद्धांत को समझना है तो अपने को बजट रेखा या कीमत रेखा की कंसेप्ट को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कोई भी उपभोक्ता जो विवेकशील है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपनी संतुष्टि या कुल उपयोगिता को क्या करना चाहिए, अधिकतम करने का प्रयास करेगा। तो अधिकतम करने का प्रयास करेगा तो वो कुछ सीमाओं के अंतर्गत कार्य करेगा। एक पहली सीमा तो ये रहेगी कि उपभोक्ता की उसे उसकी सीमित मौद्रिक आय होगी। हर जो भी उपभोक्ता है उनकी आय जो होती है, उनकी जो मौद्रिक आय होती है वो क्या होती है, हमेशा सीमित होती है। तथा उन वस्तुओं को या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसे किसका भुगतान करना पड़ता है, कीमत का भुगतान करना पड़ता है। तो कोई भी उपभोक्ता है उसका एक बजट होता है, उस वस्तु की कीमत और उस उपभोक्ता की आय, उस बजट दिए हुए होने पे, अर्थात अगर उपभोक्ता की आय दी हुई है, वस्तु की कीमतें दी हुई है, तो वो क्या कर सकता है, उन विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को संयोगों को वो खरीद सकता है, और वो इस प्रकार खरीदेगा कि उसकी कुल उपयोगिता या कुल संतुष्टि का स्तर क्या हो, अधिकतम हो। इस कीमत रेखा को हम कीमत अवसर रेखा, कीमत आय रेखा, कीमत लागत रेखा या बजट सीमा या बजट रेखा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना वक्र आदि नामों से जानते हैं। तो ये नाम ध्यान में रखना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग नाम दिए रहते हैं। अब ये बजट रेखा होती क्या है? अगर मान लो दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई है किसी भी उपभोक्ता को, और उस उपभोक्ता को उसकी आय दी हुई है, तो उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है। इन मात्राओं को जिस हिसाब से वो क्रय करता है, उन क्रय के संयोगों को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाती है, ठीक है। तो क्या होती है इसकी परिभाषा, दो वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर
उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को क्रय कर सकता है। इन मात्राओं के संयोगों को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है? कीमत रेखा कहलाता है। ठीक है, अब देखना, मान लो उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, इसको मैं वाई से डिनोट करता हूँ या फिर आई से डिनोट करता हूँ इनकम। उपभोक्ता की इनकम कितनी है? 100 रुपये है। आई इज इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, ये उसको दी हुई है। एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये दी हुई है, वाई वस्तु की कीमत कितनी? 10 रुपये दी हुई है। अब उपभोक्ता इन वस्तुओं के कौन कौन से संयोग खरीद सकता है, तो अपन यहाँ चर्चा करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये है, उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, तो वो अधिकतम एक्स वस्तु की कितनी मात्राएं खरीद सकता है? एक्स वस्तु की वो 5 इकाइयाँ खरीद सकता है, क्योंकि एक इकाई के 20 रुपये हैं, 5 इकाई को कितने रुपए हो गए? 100 हो गए। जब वो एक्स वस्तु की 5 इकाई खरीदेगा तो उसे वाई वस्तु की कितनी खरीदेगा? क्योंकि उस 5 इकाई खरीदते ही उसके 100 रुपये पूरे हो गए, 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो वाई वस्तु की वो कोई भी इकाई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो वाई वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, केवल और केवल एक्स वस्तु का ही क्रय करेगा। अब मान लो वो ये चाहे कि मैं एक्स वस्तु की या वाई वस्तु की एक इकाई खरीदूं। अगर वो वाई वस्तु की एक इकाई खरीदता है तो उसके कितने रुपए खर्च होंगे? वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये खर्च हो गए, उसके पास कितने रुपए बचे? 2 या 80 रुपये बचे उसके पास, सॉरी 90 रुपये बचे। 10 रुपये उसके खर्च हो गए, 90 रुपये बचे। अब उस 90 रुपये से वो क्या करेगा? एक्स वस्तु खरीदेगा। ठीक है, 90 रुपये से कितनी एक्स वस्तु खरीद सकता है? एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 20। 90 रुपये है तो वो कितनी? 4.5 इकाइयाँ एक्स वस्तु की वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। यहाँ ये पॉइंटों में आ रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। अपन क्या करेंगे? एक्स वस्तु, ये वाई वस्तु, प्रारंभ में एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदी, वाई की 0। अब मान लो वाई की उसने 1 इकाई खरीदी है या 2 इकाई खरीदी है। अब मान लो वो एक्स वस्तु वाई वस्तु की 2 इकाई खरीदने लग जाए, तो वाई वस्तु पे कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 20 रुपये। शेष उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 80। तो वो एक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीदेगा? केवल 4 खरीद सकेगा। अब मान लो वो पूरी की पूरी आय अपनी वाई वस्तु पे खर्च कर दे, तो अधिकतम वाई वस्तु की कितनी मात्राएं खरीद सकता है वो? अधिकतम वो वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये, तो अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है? 10। और एक्स वस्तु कितनी खरीदेगा? 0। ठीक है, इन संयोगों को मिलाने वाला जो बिंदु पथ होगा वो ही क्या कहलाएगा? कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाएगा। तो यहाँ इसमें डायग्राम बनाया गया है, इसको देखना ध्यान से। ये है बजट लाइन इक्वेशन। ये बजट लाइन इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ। उपभोक्ता की आय जो है, मान लो वो है आई। ठीक है, उपभोक्ता का व्यय एक्स वस्तु पे कितना खर्च करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स वस्तु की कीमत और उस एक्स वस्तु की खरीदी गई मात्रा। मान लो 5 इकाई खरीद रहा है और उसकी कीमत है 20, तो एक्स इंटू पी एक्स, तो एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, प्लस वाई वस्तु पे किया गया व्यय, उसका कुल व्यय आएगा ना, तो वाई वस्तु पे कितना व्यय करेगा? वाई वस्तु की कीमत पी वाई और उस वाई वस्तु की मात्रा, तो पी वाई इंटू वाई। तो अपना ये क्या होता है? बजट समीकरण होता है। वो किस कैसे निर्णय होता है? उपभोक्ता की जो आय है वो उसके व्यय के बराबर होनी चाहिए। 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो पहली वस्तु एक्स थी, उसकी खरीदी गई मात्रा गुणा उसकी कीमत, प्लस वाई वस्तु की खरीदी गई मात्रा इंटू उसकी कीमत। ये क्या होता है? बजट समीकरण। ठीक है, ये बजट इक्वेशन होती है। अब देखना, अगर इस डायग्राम में देखना, यहाँ अगर इस बिंदु की बात करूँ मैं, इस बिंदु की बात करूँ तो ये एक्स एक्स को टच कर रहा है। यहाँ एक्स एक्स को टच कर रहा है, इसका मतलब एक्स वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है? यहाँ 5 इकाइयों का। तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 20। इकाइयों का कितना उपभोग कर रहा है? 5।
कुल खर्चा एक्स वस्तु पे कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 4 एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू कितना 100 रुपये। ठीक है, वाई वस्तु पे खरीदने के लिए कुछ बचा है नहीं बचा, तो वाई वस्तु का कितना उपभोग करेगा 0, तो यहाँ आ गया 0। तो अगर अपन यहाँ एक्स वस्तु की मात्रा ज्ञात करना चाहें, अपना समीकरण क्या था आई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। वाई की कितनी मात्रा खरीदेगा 0, तो ये आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपने पास समीकरण क्या बचेगा आई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स। अब एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा एक्स इज इक्वल टू ये पी एक्स है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा आई अपॉन पी एक्स। ठीक है, अर्थात इस पे जो खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है आई अपॉन पी एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा। ठीक है, आई कितनी है 100 रुपये, पी एक्स कितना है 20, तो खरीदी गई मात्रा कितनी आ गई 5 आ गई। कैसे प्राप्त किया आई अपॉन पी एक्स के द्वारा। ठीक है, अब मान लो एक संयोग यहाँ पे है, यहाँ सबकी सब क्या कर रहा है वाई वस्तु खरीद रहा है, कितनी खरीद सकता है वाई वस्तु मैक्सिमम 10। कैसे ज्ञात की, उसी समीकरण पे अपन वापस आते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। अब एक्स वस्तु की मात्रा तो यहाँ 0 है और वाई वस्तु की अपने को निकालने हैं, तो वाई इज इक्वल टू आई अपॉन पी वाई। तो ये देखो यहाँ इसमें दिखाया गया है वाई की जो मात्रा है वो एम अपॉन पी वाई, यहाँ एम लिया है आई को और मैं आई को आई के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया केवल और केवल वाई वस्तु की खरीदी गई मात्रा। ये हो गया ऊपर वाला संयोग, ये हो गया नीचे वाला संयोग। इसके बीच में भी कुछ संयोग आएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इन संयोगों को मिलाने वाला बिंदु पद क्या कहलाएगा बजट रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, इसमें दो संयोग दिखाए गए हैं, एक तो एच और एक के। क्या उपभोक्ता के संयोग को खरीदेगा या खरीद सकता है या खरीदना चाहिए, तो हम बात करते हैं के संयोग यहाँ तक आता है, अर्थात ये देखो इसको नीचे मिलाया, एक्स वस्तु की कितनी मात्रा 2 इकाई, वाई वस्तु की भी कितनी 2। तो एक्स वस्तु की 2 इकाई खरीदेगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 40 रुपये, वाई वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदेगा तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 20 रुपये, टोटल खर्चा कितना हुआ है 60 रुपये। उसकी आय कितनी थी 100 रुपये, कितने रुपये बच गए 40 रुपये, और विवेकशील उपभोक्ता कभी बचत नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ वो पूर्ण संतुष्टि पे नहीं होगा, अर्थात यहाँ उसकी संतुष्टि अधिकतम नहीं होगी। ठीक है, अब अपन ऊपर वाले एच पॉइंट की बात करते हैं। ये जो एच पॉइंट है इसको नीचे मिलाओ, ये 4 इकाई है, एक्स वस्तु की कितनी इकाई 4 इकाई, तो एक्स वस्तु पे खर्चा कितना हो गया, कीमत 20 रुपये है, एक इकाई के 20 रुपये हैं, तो 4 इकाई के कितने हो गए 80 रुपये। ठीक है, और वाई वस्तु की कितनी मात्रा ये 4 इकाई खरीद रहे हैं, देख रहे हो इसको मैंने वाई एक्स पे मिलाया तो 4 इकाई, तो वाई वस्तु की कीमत कितनी 10 रुपये, 4 इकाइयों का मूल्य कितना 40 रुपये, टोटल खर्चा कितना हो गया 80 और 40 120 रुपये। उपभोक्ता की आय कितनी थी केवल और केवल 100 रुपये, यहाँ 20 रुपये क्या लेने पड़ रहे हैं उसे उधार लेने पड़ रहे हैं, और विवेकशील उपभोक्ता क्या करते हैं कभी उधार नहीं लेते हैं, अर्थात ये जो एच पॉइंट है वो उसके बजट क्षेत्र से क्या है बाहर है। ठीक है, तो एच पॉइंट को वो कभी खरीद नहीं सकता और के पॉइंट को वो कभी खरीदेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ संतुष्टि पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि उसकी अधिकतम नहीं होती है, और एच बिंदु उसके जो बजट क्षेत्र है उससे क्या है बाहर है। अब कई बार ये पूछा जाता है बजट क्षेत्र का समीकरण बताओ, बजट समीकरण नहीं पूछ के बजट क्षेत्र पूछ लेते हैं, बजट क्षेत्र क्या होता है। तो ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है, इस लाइन के नीचे वाला एरिया वो क्या होता है बजट क्षेत्र कहलाता है, और उसको अपन समीकरण के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये अपना जनरल समीकरण है आई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। ठीक है, ये बराबर होता है, लेकिन इसके नीचे वाले क्षेत्र को वो क्या खरीद सकता है, हाँ वो खरीद तो सकता है, वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि वो खरीद सकता है इसके नीचे के संयोगों को। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ इस लाइन के नीचे के जो संयोग किए हैं, अर्थात जो बजट समीकरण या जो बजट क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है
यहाँ बराबर के निशान के साथ कौन सा निशान आता है, ये निशान हो रहा है। अर्थात बजट क्षेत्र कौन सा क्या कहलाएगा अपना, यहाँ मैं बजट क्षेत्र का एक समीकरण लिख रहा हूँ, आई ग्रेटर देन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। ये क्या होता है, बजट क्षेत्र होता है। अर्थात इसके अंतर्गत उपभोक्ता खरीदने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूरा जो मैंने यहाँ अलग आपको यहाँ कलर करके दिखाया है, इसको उपभोक्ता क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, तो बजट रेखा बजट समीकरण समझ में आ गया। अब बजट रेखा का ढाल, तो अपना समीकरण क्या था, I इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। ठीक है, अब मैं केवल अक्स वस्तु की मात्रा का अगर उपभोग कर रहा हूँ, खरीद रहा है उपभोक्ता, तो अक्स वस्तु की मात्रा कितनी खरीदेगा, केवल अक्स वस्तु खरीद रहा है तो आई अपॉन पी एक्स, ये मैंने बता दिया। अगर केवल वाई वस्तु खरीद रहा है तो आई अपॉन पी वाई खरीदेगा, ये वाली, या तो इतनी खरीदेगा या इतनी खरीदेगा। यहाँ मैंने बताया ये एम लिखा हुआ है, इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं ये कहूँ इसकी बजट रेखा का ढाल कितना होता है, तो बजट ढाल का हमेशा एक फॉर्मूला होता है, ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो हमेशा लंब बटा आधार के बराबर होता है। क्लियर है। अब इस ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है, इस त्रिभुज में लंब कितना है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लंब को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये कितना है, एम अपॉन पी एक्स या फिर आई अपॉन पी एक्स। ठीक है, अपॉन आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो है एक्स एक्स पे, सॉरी आई अपॉन पी वाई है, और यहाँ आई अपॉन पी एक्स है। तो ढाल क्या निकला, दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, ढाल इज इक्वल टू टेन लंब, लंब कितना था, आई अपॉन पी वाई भाग, क्या इसमें अपॉन भी लिख सकते हैं, आई अपॉन पी एक्स, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो आई अपॉन पी वाई मल्टीप्लाई बाई, ये पी एक्स ऊपर आ जाएगा, आई नीचे चला जाएगा, क्या बचेगा, आई से आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी एक्स बटा पी वाई। ये क्या होता है, बजट रेखा का ढाल होता है। बजट रेखा का ढाल कितना होता है, पी एक्स बटा पी वाई, उन दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ इसमें दिखाया गया है बजट रेखा का बीजगणितीय रूप, एम दिखाया गया है, मैंने आई के द्वारा समझाया है। एम जो है वो क्या है, उपभोक्ता की आय, एक्स वस्तु की मात्रा, पी एक्स उस वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की मात्रा, पी वाई वस्तु की कीमत। ठीक है, अब ढाल निकाला है ओ बी बटा बी एल, उस डायग्राम में ये ढाल कितना आया, पी एक्स बटा पी वाई, ये हुआ है बजट रेखा का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इस बजट रेखा में कैसे कैसे विवर्तन होते हैं। ठीक है, बजट रेखा में विवर्तन की, बजट रेखा दाहिनी तरफ खिसक जाती है तो क्या होता है, कीमत में अक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पे बजट रेखा किस तरफ खिसकती है, या बजट रेखा में जो विवर्तन हो रहे हैं वो आय में परिवर्तन के कारण किस प्रकार हो रहे हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन, अर्थात कैसे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए उसे उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो उपभोक्ता संतुलन पढ़ने से पहले इन दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और उदासीनता वक्र और बजट रेखाओं को अच्छे से समझिए, ताकि उपभोक्ता संतुलन को अपन इजीली समझ सकें। थैंक यू।